झारखंड में आपका दो दनादन में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी टोल टैक्स पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है कि नई टोल टैक्स नीति पर उन्होंने सफाई दी है। सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स की बात कही है, निजी गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं होगा। टोल टैक्स पर कोई भी भ्रम नहीं रखे, सम्राट चौधरी का स्पष्ट रूप से कहना है। बिहार में स्टेट हाईवे पर टैक्स लगेगा। तो देखिए, टोल टैक्स को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है, चूंकि अब नया नियम सामने आया है और इसी को लेकर के सीएम सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि नई टोल टैक्स जो नीति है वो सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स को लेकर के है, निजी गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। टोल टैक्स को लेकर के कोई भ्रम नहीं रखे। कुछ लोग ये प्रचार करने में लगे हैं कि टोल टैक्स लगाने का काम किया जाएगा, टोल टैक्स तो कमर्शियल व्हीकल को लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको जरूर हमारी सरकार रिलैक्स देने का काम करेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टोल टैक्स पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार के मानक है, बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे ही टैक्स लेने का काम किया जाए। अब देखिए, चढ़ावा चोरी केस को लेकर के बड़ी खबर है, जहां आरोपियों की रिमांड मांगी गई है। अयोध्या की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 3 आरोपियों की 48 घंटे की रिमांड मांगी गई है। आरोपी करुणेश, अनुकल्प, लवकुश मिश्रा की रिमांड की मांग की गई है। तो चढ़ावा चोरी केस को लेकर बड़ी खबर, जहां आरोपियों की रिमांड मांगी गई है। अयोध्या की कोर्ट ने फैसला इस मामले में सुरक्षित रखा है। – 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फैसला आया है। 49 दोषियों की सजा बरकरार रखी गई है। 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा दी गई है। गुजरात हाई कोर्ट ने दोषियों की सभी अपील खारिज कर दी। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम मोदी बिंटांग आदिपूर्णा सम्मान पदक से सम्मानित किए गए हैं। सर्वोच्च सम्मान के लिए पीएम ने इंडोनेशिया का आभार जताया है। कहा कि आज से भारत इंडोनेशिया का सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। भारत इंडोनेशिया युवा ऊर्जा से भरे देश हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं और ऐसे में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण, आप तस्वीर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर इंडोनेशिया एमास और विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। इंडोनेशिया यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से भरा स्वागत हुआ। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी से गले मिलकर उनका अभिवादन किया है। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर और द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, डिजिटल सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करेंगे और शाम को प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में आज की ये यात्रा भारत इंडोनेशिया रिश्तों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिल रहे हैं, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है और इंडोनेशिया का जो कल्चर है वो भी इस दौरान दिखाई दिया है और द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत का एक बड़ा मौका, बड़ा मंच। खबर बेगूसराय से है जहां रिफाइनरी में मजदूरों का आंदोलन दूसरे दिन हिंसक हो गया। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे मजदूरों और पुलिस के बीच टकराव के बाद जमकर बवाल हुआ है। इस दौरान रिफाइनरी गेट पर तोड़फोड़ और कार्यालय के सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मामला रिफाइनरी थाना क्षेत्र स्थित रिफाइनरी के मुख्य गेट नंबर 1 का है। बताया जा रहा है कि शार्प टैंक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत मजदूर श्याम सुंदर पाठक पर काम के दौरान लोहे की पाइप गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। मजदूरों की मौत के बाद परिजनों और साथी मजदूरों ने कंपनी से मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान कंपनी ने 17 लाख रुपए मुआवजा देने का आश्वासन दिया था। आरोप है कि अब तक यह मुआवजा नहीं दिया गया है। इसी मांग को लेकर सोमवार से परिजन और मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे थे। आंदोलन के दूसरे दिन भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो मजदूरों का आक्रोश बढ़ गया। बांकीपुर सीट पर सियासी घमासान जारी है। आरजेडी के प्रत्याशी उतारने पर खटपट देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने आरजेडी पर तीखा प्रहार किया। असित तिवारी का बड़ा बयान इस बीच सामने आया। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। आरजेडी वहां से एक बार भी नहीं जीता। बांकीपुर में आरजेडी की हकीकत सबको पता है। कांग्रेस वहां से 3 बार जीती है। गठबंधन में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। किसको हकीकत नहीं पता है कि राजद ने आज तक वहां से एक बार भी जीत नहीं दर्ज की। हम 3 बार वहां से जीते हैं। जनता दल ने भी कभी जीत नहीं दर्ज की। हाँ, वाम दलों ने जीत दर्ज की है 2 बार वहां। यह हकीकत भी सबको पता है। देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गठबंधन के, हमारे परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हम उस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हैं। निश्चित तौर पर त्याग की प्रत्याशा हम ही से होगी सबको, लेकिन परिवार की गरिमा की रक्षा का दायित्व भी तो हमारे ऊपर ही है। हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। तो बांकीपुर में आरजेडी के प्रत्याशी उतारने पर कांग्रेस आग बबूला है और सहयोगी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा रही है। इधर आरजेडी का दावा है कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी भ्रम की स्थिति है उस पर सभी दलों के बड़े नेता आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रेखा गुप्ता को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गठबंधन के सहयोगी दलों को भी हकीकत पता है कि किसकी ताकत है। कोई नाराजगी नहीं है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में 2025 में भी आरजेडी यहां से लड़ी थी। लगभग 50,000 वोट आए थे। तो ये आरजेडी का सीट था। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया। जो लड़ी थी वही रेखा गुप्ता जी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, सारे सहयोगी दल हमारे जो भी हैं सबको हकीकत पता है और होना भी चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है, कि इसकी कितनी ताकत है धरातल पर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 जुलाई से नामांकन भी शुरू हो चुका है। राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रत्याशी भी उतारने शुरू कर दिए हैं। लेकिन पिछले 30 साल में ज्यादा से जिस बीजेपी का ये क्षेत्र गढ़ रहा है, उसी बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी का दावा है कि उम्मीदवार कोई भी हो, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत तय है। बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी आप लोगों की है? क्योंकि सभी दलों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। एनडीए के उम्मीदवार पर लोगों की निगाहें हैं। देखिए, एनडीए का उम्मीदवार भी घोषित हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 है। 24 घंटा काम करते हैं। लगातार कार्यक्रम है, लगातार बैठकें हैं। तो 13 तारीख को अंतिम तिथि है और उसके पहले रविवार और शनिवार को बंद है। तो निश्चित रूप से वो 11 के पहले तो हो ही जाए, 10 के पहले तो जल्दी एक उम्मीदवार बांकीपुर को मिलेगा। और यूपीए खंड खंड है। इंडी गठबंधन कितने खंडों में खंड होकर कहां कहां गिर रहे हैं ये लोग, तो वही लोग समझेंगे। लेकिन एनडीए एकजुट है, 5 पांडव मिलकर चुनाव लड़ने वाले। और बांकीपुर
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने जो काम किया है, अभूतपूर्व काम है। पार्क नाले पर 4 लेन सड़क, एलिवेटेड रोड, मेट्रो उधर से गुजर रही है, आम जनता के सुख दुख में सहभागिता। तो इतना काम हुआ, इतना विकास का काम पटना महानगर को ले लें या बांकीपुर को ले लें। बांकीपुर में प्रचंड बहुमत से एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतने वाला है, कहीं कोई संशय नहीं है। सोशल मीडिया पर जिनको जो चलाना है चलावे। अभूतपूर्व मतों से जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा 3 अगस्त को, तो आप देखेंगे कितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीतने वाले हैं। तो बिल्कुल उपचुनाव की तैयारी पूरी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जीत का दावा भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 9 जुलाई को जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार होंगे वो नामांकन भी दाखिल करेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि बीजेपी समय पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी, इसमें कोई पेच नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रत्याशी कोई भी हो, जीत सुनिश्चित है, क्योंकि नितिन नवीन ने जो काम किया है जनता उससे भी देख रही है। नहीं तो बीजेपी को लोग तय करके घोषणा करेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बांकीपुर पटना में जो भी लैंड करता है, आप पूछ लीजिए किसी से, जो एयरपोर्ट पे लैंड करता है, अगर 5-7 साल के बाद आया, रेगुलर वाले का तो मैं नहीं जानता हूं, वो पटना को पहचानता नहीं है। चाहे वो एयरपोर्ट देखे, चाहे वो फ्लाईओवर देखे, बांकीपुर के लोग डबल डेकर ब्रिज देख रहे हैं। एनडीए सरकार है तो शांति है, लोग आराम से निकल रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है ये एनडीए सरकार के द्वारा किया हुआ है, कोई इस चीज को मिस नहीं करना चाहता है। और प्लस बांकीपुर के जो विधायक रहे, मंत्री रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बिहार से आज तक नहीं बना। तो इतना बड़ा सम्मान उस पार्टी ने दिया है, तो एनडीए बड़ी मार्जिन से जीतेगी। लड़ाई दूसरे और तीसरे वाले में होगा कि कौन दूसरा होगा, तीसरा होगा। 1 नंबर किसको होना है वो तय है। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां गोपालगंज एनआईए की टीम पहुंची है। मानव तस्करी की जांच के लिए टीम पहुंची है। युवक को कंबोडिया भेजने का यह मामला है। युवक से साइबर फ्रॉड कराया जा रहा था। नगर थाने के साधु चौक में जांच चल रही है। एजेंट प्रदीप सिंह के घर पर यह जांच चल रही है। तो बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां गोपालगंज एनआईए की टीम पहुंची है। गोविंद हमारे साथ है फोन लाइन पर। गोविंद, क्या अपडेट एनआईए की कार्रवाई को लेकर? देखिए, आज सुबह एनआईए की टीम गोपालगंज पहुंची है और नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक इलाके में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि विदेश भेजने वाले जो एजेंट है प्रदीप सिंह, उनके घर पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला 2024 को बेतिया के रहने वाले एक सत्यनारायण नाम के युवक को कंबोडिया भेजने का है और कंबोडिया भेजने के बाद युवक से जो है साइबर फ्रॉड का काम कराया जा रहा था, जिसके बाद युवक किसी तरह से भारत लौटा और इस मामले को लेकर उसने एनआईए में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद आज सुबह एनआईए की टीम पहुंची हुई है और साधु चौक मोहल्ले में जो विदेश भेजने वाले एजेंट है प्रदीप सिंह, उनके यहाँ जांच कर रही है। जांच के दौरान कई दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जा रहा है, कई बिंदुओं पर पूछताछ भी की जा रही है। किन किन लोगों को कंबोडिया भेजा गया था और कैसे साइबर फ्रॉड का काम इनसे कराया जा रहा था, इस पूरे मामले पे एनआईए की टीम जांच कर रही है। और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एनआईए ने जांच के बाद एजेंट को जो है पूछताछ करने के लिए 10 जुलाई को पटना भी बुलाया है। इसके बाद पूरे मामले में एनआईए की ओर से प्रेस रिलीज भी जारी की जाएगी और ये बताया जाएगा कि किस किस मामले में कौन कौन से युवक जो है वो कंबोडिया में फंसे हुए। इसके पहले भी गोपालगंज के कई युवकों को कंबोडिया भेजकर साइबर फ्रॉड का काम कराया जा चुका है, जिसको लेकर एनआईए की टीम जांच भी कर चुकी है। तो लगातार इस तरह के जो मामले हैं बिहार के अलग अलग जिलों से वो सामने आ रहे हैं कि युवक को यहाँ से विदेश काम के लिए भेजा जाता था, लेकिन वहाँ पर साइबर फ्रॉड का शिकार कराया जाता था और इन युवकों से कंबोडिया में एक जगह पर रखकर साइबर फ्रॉड का काम लिया जा रहा था और बिहार के अलग अलग जगहों से साइबर फ्रॉड की जो ठगी होती थी, इसी मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम जो है गोपालगंज पहुंची हुई है और नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले में जो एजेंट है प्रदीप सिंह, उनके यहाँ जांच कर रही है। जांच के बाद कई और जो है तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल एनआईए की टीम सुबह से ही जांच में जुटी हुई है और ये बताया जा रहा है कि इन युवकों को जो है कंबोडिया भेजकर साइबर फ्रॉड का काम लिया जा रहा था। जी राहुल। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। इधर छपरा में भी एनआईए की छापेमारी चल रही है। छपरा के मशरक एनआईए की टीम पहुंची है। मानव तस्करी के मामले में निजाम अंसारी के घर में छापेमारी की गई है। तो देखिए, गोपालगंज और गोपालगंज के बाद से अब छपरा में भी एनआईए की छापेमारी, जहां छपरा के मशरक एनआईए की टीम पहुंच करके मानव तस्करी के मामले में निजाम अंसारी के घर पर छापेमारी की है।
तो एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। ये एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि छपरा के मशरक में मानव तस्करी के मामले को लेकर के छापेमारी की जा रही है और मानव तस्करी से जुड़े हुए ही मामले में गोपालगंज में भी टीम लगी हुई थी। छपरा से संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर है। और संतोष, मानव तस्करी मामले में निजाम अंसारी के घर पर छापेमारी एनआईए की, क्या कुछ अपडेट? हमारी अब खत्म हो चुकी है। हालांकि जो एनआईए की टीम है उसने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो विधिवत प्रेस रिलीज जारी करेंगे, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि निजाम अंसारी के परिवार के कुछ लोग कंबोडिया में काम करते थे, जिनका लिंक है मानव तस्करी से जुड़े हुए। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का एक रैकेट है जो कि एनआईए के रडार पर है। उसी मामले में तहकीकात करने एनआईए की टीम यहाँ पहुंची थी। उसके घर से तमाम जो भी लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, सबको मैंने जब्त करके साथ में ले गई है। हालांकि जो टीम के सदस्य थे उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन स्थानीय जो पुलिस है उनसे हमें जो हल्की जानकारी मिली उसके हिसाब से ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का मामला है, जिसको लेकर के एनआईए की टीम छपरा ही पहुंची और अभी सूचना मिल रही है कि वही टीम एक टीम गोपालगंज में भी छापेमारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी को तहकीकात की कोशिश चल रही है। उसमें क्या निकल के सामने आ रहा है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से एनआईए की टीम ने बिहार में कई जगहों पर दबिश बनाई है तो उसको लेकर के एक अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है बिहार पुलिस के जद में। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां एक स्कॉर्पियो बेकाबू होकर गंडक नहर में पलट गई। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के बगौज गंडक नहर की है। उनफंती नहर में स्कॉर्पियो पलटने की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई और गाड़ी में सवार चालक को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि गांव का ही लड़का स्कॉर्पियो चला रहा था। अचानक स्टीयरिंग फेल होने के कारण स्कॉर्पियो बेकाबू होकर नहर में पलट गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर की मदद से स्कॉर्पियो को नहर से बाहर निकाला गया। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का प्रशांत किशोर को समर्थन है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बांकीपुर में प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका, सबसे योग्य, दूरदर्शी, विलक्षण बुद्धिजीवी, जन जन के नेता और हर दृष्टि से सबसे अधिक लोकप्रिय, प्रशंसित एवं चर्चित व्यक्तित्व प्रशांत किशोर ने आखिरकार चुनावी मैदान में उतरकर बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच एक नई हलचल पैदा कर दी है। एक बिहारी बाबू होने के नाते मुझे यह राजनीतिक घटनाक्रम बेहद रोचक और निश्चित रूप से विस्फोटक प्रतीत होती है। आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है सबकी एकता। आशा, इच्छा और प्रार्थना है कि आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी, जाति, धर्म और दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर उनका समर्थन करे। जय बिहार, जय हिंद। बड़ी खबर, जहां 10 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी द्वारा बुलाई गई इस तरह की ये पहली बैठक है जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों के बड़े नेताओं के साथ ही सभी पार्टियों के जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास में बैठक बुलाई है जिसमें पूर्व सीएम नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में सभी पांचों घटक दलों के बीच जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय, एकजुटता के साथ सरकार के काम को जनता तक ले जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही सभी दलों के जिलाध्यक्षों से सरकार की नीतियों और जनहित के काम को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा और धरातल पर और अच्छे से उतारने को लेकर सुझाव भी लिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बिहार के सबसे बड़े हड्डी रोग अस्पताल एलएनजेपी का निरीक्षण किया। इस दौरान निशांत कुमार ने एक एक वार्ड का निरीक्षण किया, कर्मचारियों को और से बात की, डॉक्टरों से भी बातचीत की। इस दौरान निशांत कुमार ने माना कि कुछ कमियां पाई गई हैं जिस पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस अस्पताल को पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल बनाया जा रहा है। नए भवन का काम करीब 90% तक पूरा हो चुका है और जुलाई के अंत में या अगस्त तक नए भवन का उद्घाटन हो सकता है। तो एलएनजेपी अस्पताल स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पहुंचे हैं, जहां पर कर्मचारियों और वहां बाकी लोगों से बातचीत उन्होंने की। बता दें कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा अस्पताल ये बन रहा है। एलएनजेपी आया हूं।
यहाँ पर तो नहीं है और उन्हीं से बात करेंगे। रेडियोलॉजी का दूरी में रखिए। बताया लोगों ने कि पैथोलॉजी का इधर निशान जी इधर सामने और आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट और कोई कमियां भी मिली क्या? और हम लोग ये देख रहे हैं कि डॉक्टर अभी मैं कर ही रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ ओपीडी देखने, कुछ कमियां। ये तो नया बिल्डिंग बना है, कैसे देख रहे हैं निशान जी? दवा जो ईडीएम में किया जा रहा है वो नहीं उपलब्ध है, तो उसको बाजार से खरीद चेयर नहीं था क्या सर? क्या डिफिकल्टी आपने पाया? क्या मिसिंग पाया आपने? हाथ देख रहा हूँ करने के। स्वास्थ्य मंत्री निशांत अभी देख सकते हैं कि एलएनजेपी अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और ट्रॉमा सेंटर में तमाम जो डॉक्टर्स हैं, कर्मी हैं या मरीज हैं, उनसे ये फीडबैक ले रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर में स्वास्थ्य सचिव जो है कुमार रवि वो भी साथ में हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो है पीएमसीएच भी गए थे, वहां पर जो भी कमियां थी उसे दूर करने का आदेश दिया था और साथ ही एक्शन लिया था। फिर से एक बार एलएनजेपी पहुंचे हैं, जो कहा जाता है हड्डी का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल भी बन रहा है। तो अभी स्वास्थ्य मंत्री एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं। देखिए आपकी निशांत कैसे अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, इसके साथ साथ जो नर्सें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं या जो मानव बल है उसकी क्या स्थिति है, यहाँ पर कितनी रिक्तियां हैं, कितनी सीटें खाली है, ये तमाम चीजों की जानकारी ले रहे हैं। मौसम जरूर खराब है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का एक्शन लगातार दिख रहा है। तो ये एलएनजेपी हॉस्पिटल है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल, और यहीं पर हम दिखा पा रहे हैं आपको कि स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं। अब बाहर निकलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो बताएं कि निरीक्षण के दौरान क्या मिला है, क्योंकि जहां भी जा रहे हैं वहां पर निरीक्षण के बाद जो है वो एक्शन लेते हैं और एक्शन प्लान तैयार करते हैं। सभी कर्मियों की ड्यूटी रोस्टर जो है वो भी चेक करें, क्योंकि अनुपस्थित कर्मियों पर जो है गाज गिरना तय है और जहां भी अनुपस्थित कर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही पेमेंट देने का भी आदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ है। तो एलएनजेपी है, हालांकि यहाँ पर मानव संसाधन की काफी कमी है, डॉक्टरों की संख्या कम है, नर्सें कम है, पैरामेडिकल स्टाफ कम है। तो कुल मिलाकर एक तरह से कहा जाए स्वास्थ्य मंत्री के आने के बाद जो रिक्तियां हैं उस पर भी काम होगा और खाली पड़े जो पद हैं वो भी भरे जा सकते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा हड्डी रोग अस्पताल ये बन रहा है और लगभग 90% काम पूरा हो गया है। कहा जा रहा है कि जुलाई के अंत तक या अगस्त में इसका उद्घाटन भी होना है और इसी सिलसिले में वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि पटना का सबसे पॉश इलाका है ये और ठीक इसके उस पार सचिवालय है। तो कहीं न कहीं जैसे ही जानकारी मिली कि स्वास्थ्य मंत्री ने दस्तक दिया है, एलएनजेपी में हड़कंप मच गया है। तमाम जो अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, साथ ही यहाँ पर लंबी कतार में जो मरीज हैं वो भी एक तरह से स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी अपनी बातें रखना चाहते हैं, क्योंकि इलाज में जो पहले जो कमियां थी, काफी कमियां दूर हुई है पहले की तुलना में। हालांकि अभी जितनी बड़ी आबादी है उस हिसाब से अस्पताल में संसाधन कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन उम्मीदें यही है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत का जो एक्शन है निश्चित रूप से आगे जो है इस संजीवनी का काम करेगा और यही वजह है कि निरीक्षण के बाद एक उम्मीद जगी है कि स्वास्थ्य मंत्री बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।